नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, पदार्थों का पृथक्करण। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय पत्ती को द्रव से छलनी अथवा पृथक किया जाता है। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन करते हैं। रेशे से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास और आटे कपास को ओटते हैं। कदाचित हम अपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले इसे सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए, कटोरी में आम और अमरूद भरे हैं। आपसे पृथक करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम अथवा अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों तो पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भर दिया जाए, गिलास दिया जाए, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बिना पृथक करने की सोचना भी असंभव है। क्रियाकलाप 1 सारणी 3.1 कलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रकरण दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य अवयव को पृथक करने के ढंगों के कॉलम 2 अथवा 3 में दिया गया है। सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रकार के उन उद्देश्यों और पृथक्करण अवयव को ढंग से मिलान कर सकते हैं? हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं? सारणी 3.1 पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों को अमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थ 3 अवयवों जैसे ठोस, द्रव, गैस में से कोई भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों को अत्यधिक भिन्नता है। पृथक्करण की विधियाँ। अब हम पदार्थों को पृथक्करण करने की कुछ साधारण विधियों का उल्लेखन करेंगे। इनमें से कई विधियों को उपयोग अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में किया होगा। हस्त चयन। क्रियाकलाप 2 दुकान से खरीद अनाज 1 पैकेट कच्चा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट में फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्य कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े हुए अन्य कण अथवा खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे अथवा अन्य कणों को इसे पृथक कीजिए। हस्त चयन। इस विधि से उपयोग गेहूँ, चावल, दालों से कुछ बड़ी मिट्टी वाले कणों अथवा पत्थर, भूसे को पृथक करने के लिए किया जाता है। ऐसी स्थितियों की मात्रा में प्रायः अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना सुविधाजनक विधि लगती है। थ्रेसिंग। अपने खेतों अथवा खलिहानों में गेहूं तथा चावल की सूखी डंडियों को गट्ठे देखे होंगे। सूखे पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अनकर लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठे पर लगे अनकड़ों की संख्या में कल्पना कीजिए। किसान अनकड़ों को सुखाने पौधों को इतने कट्टर से अनाज को कैसे पृथक करते होंगे? सूखे पौधे की डंडियों से अनकड़ों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में इन डंडियों को पीट कर अनकड़ों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अधिक मात्रा में अनकड़ों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। निष्पादन। क्रियाकलाप 3 सूखे रेत अथवा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर एक मिश्रित बनाइए। इन मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए।
मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों को अमाप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार से पृथक करने की विधि को निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंके द्वारा मिश्रण से भारी अथवा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। चालन। कभी कभी हमें आटे या व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें उपस्थित चोकर अथवा अन्य शुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। हम क्या करते हैं? इसके लिए हम छलनी का उपयोग करते हैं। इसमें आटा डालते हैं। आटे के छोटे कण छलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां छलनी में रह जाती हैं। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालानों को भवनों को निर्माण वाले स्थानों पर रेत तथा कंकड़ पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग लाते हुए देखा होगा। चित्र 3.7। क्रियाकलाप 4। कक्षा में एक चलनी छन्नी अथवा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे में साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या आप चालन द्वारा चाक पाउडर अथवा आटे पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दाल को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं? प्रायः पकाने से पहले चावल दाल को जल से धोया जाता है। जब चावल दाल जल से डालते हैं तब उनकी चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। मिश्रण में जल मिलने वाले भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों को पता लगाएं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यह सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसी मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा दिया जाए तो ये दो पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद अवयव ऊपरी परत बनता है, उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर ठोस और द्रव किसी मिश्रण विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करेंगे? अक्सर आप छलनी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि द्वारा उपयोग करते हैं। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रकार के निस्यंदन फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने के निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? क्रियाकलाप 5। तालाब या नदी पंकलित जल लीजिए। यदि ना हो मिल सके तो एक गिलास जल लीजिए, थोड़ी मिट्टी मिला दें, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को हिलाए बिना गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। उस गिलास के ऊपर जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। चित्र 3.8। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे?
यदि साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों, ठोसों, कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों द्वारा पनीर बनाने में होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। वाष्पन क्रियाकलाप 6। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए। अच्छी तरह से मिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। चित्र 3.11 जल को उबालकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचा है? इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग किया है। जल को उसके वाष्पन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। अपने विचार से नमक कहाँ से आता है? आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल से अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों के एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म हो वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। पृथक्करण की एक और अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रित उपस्थिति विभिन्न अवयवों को पृथक करने की केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। क्रियाकलाप 7। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्त चयन विधि इसे पृथक के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए और जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए रख दीजिए। क्या आप देखेंगे कि रेत बीकर की तली में बैठ जाता है? इससे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचेंगे कि इस जल में वह नमक है जो आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तरित द्रव में नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर ढक्कन बंद कर दीजिए। अब कुछ समय की केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली में टोटी से भाप निकलती देखते हैं? एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ऊपर पकड़िए जैसा कि चित्र 3.13 में दिखाया गया है। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने लगती है। यह जल संघनन द्वारा भाप बनता है। जल वाष्प की उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी मात्रा को घोल सकता है? अध्याय 2 में हमने देखा है कि कई पदार्थ जल को घोलकर विलयन बनाते हैं। तब हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा को निश्चित रखकर पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाई जाए तो क्या होगा? चित्र 8। क्रियाकलाप 8। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, 1 चम्मच नमक जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए। 1 चम्मच नमक उसमें डालकर तब विलोडित कीजिए जब तक कि पूरी तरह से न घुल जाए। चित्र 3.14। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए, भली भांति विलोडित कीजिए। इस प्रकार एक चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोडित करते जाइए। कुछ चम्मच भर
नमक मिलाने के बाद क्या आप पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाते हैं और बीकर की तली में बैठ जाते हैं? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। क्रियाकलाप 9। बीकर में कुछ जल लीजिए, उससे तब तक नमक मिलाइए जब तक कि उसमें नमक न घुल जाए। इस प्रकार के नमक का जल संतृप्त विलयन का प्राप्त होता है। अब हम इस संतृप्त विलयन को कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। क्या आप पाते हैं बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इससे और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठा दिखाई देता है? क्रियाकलाप 10। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा आधा कप पानी भरिए। एक गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि वह घुल न जाए। 1 चम्मच का नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है उसको 3.2 में लिखिए। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय की चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह सीखा है कि पदार्थ को द्रव्य में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। प्रमुख शब्द: मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन विलयन, थ्रेसिंग, निष्पादन। इस शब्द के बारे में और अच्छे से जानकारी हासिल करें। सारांश। अभ्यास: